19 का अधिनियम, हेडिंग बनाओ 1919 का अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। अब देखोगे जैसे मार्ले मिंटो सुधार था, ठीक इसी तरीके से याद रखना। मॉन्टेग्यू कौन है? एसओएस है, यानी कि भारत सचिव हैं। चेम्सफोर्ड कौन है? ये वायसरॉय है। चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय। ठीक, चलिएगा। सबसे पहली बात देखोगे इस एक्ट में सेंटर के लेवल पर, यानी कि केंद्र के स्तर पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन आया। सेंटर के लेवल पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय विधायिका, जैसे आजकल जो है लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलते हैं। तो पहले एक सिंगल हाउस हुआ करता था जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव बोलते थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब उसमें जो है दो हाउस यानी कि दो सदनों की व्यवस्था आ गई। तो दो सदनों की क्या आ गई, कहीं ना कहीं व्यवस्था आ गई। और उसमें हमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो है, एक तो जो अपर हाउस जिसे आजकल राज्यसभा कहा जाता है, उसे स्टेट काउंसिल का नाम दिया गया। उसे क्या नाम दिया गया? स्टेट काउंसिल, यानी कि राज्य परिषद। ब्रैकेट में लिख लेना, लाइक राज्यसभा या आज की राज्यसभा। ठीक। दूसरा जो बनाया गया, वो दूसरा हमें देखने को मिलेगा, उसका नाम रखा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, जैसे कि आजकल जो है लोकसभा में देखने को मिलती है। केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आजकल की जैसे लाइक लोकसभा, ऐसे लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो केंद्र के स्तर पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन सबसे पहली बार कब आया? 1919 के अधिनियम में आया। कब आया? 1919 के अधिनियम में सबसे पहली बार सेंट्रल के लेवल पर आप देखोगे ये प्रोविजन आया। ठीक। दूसरी बात समझिए, आगे बढ़ूं यहां से। दूसरी बात समझिएगा, 1892 का जो अधिनियम था, इसमें निर्वाचन आया था, लेकिन शब्द यूज नहीं किया गया था। निर्वाचन जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। 1909 में इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलेगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन देखने को मिलेगा। और 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन आ रहा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान आ रहा है। दूसरा बात और याद रखना है, 1919 के अधिनियम से वुमेन वोटिंग राइट को क्या किया जा रहा है? इससे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो हमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार, इसको क्या किया जा रहा है? इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो महिला मताधिकार का प्रावधान किया जा रहा है। ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो इसको क्या करना है? ध्यान रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। इसी तरीके से क्या हो रहा है, रिफॉर्म कैसे आगे बढ़ रहा है वो समझना है आपको। हो गया? तो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन कब आया?
एक तो चीज ये याद रखना है, 1919 के अधिनियम से महिलाओं को वोट देने का अधिकार, 1919 के अधिनियम, ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। सेंट्रल जो लेजिस्लेचर हुआ करता था उसको बाई कैमरल का प्रोविजन, तो ये बाई कैमरल प्रोविजन हमें याद रखना है। तो देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो अधिनियम है 1919 का, उससे द्विसदनीय विधायिका है। आगे बढ़े, यहां तक हो गया सभी का। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात बताओ, और क्या देखने को मिलेगा, जो सेंट्रल बजट है या यूनियन बजट है, यूनियन मत लिखो, सेंट्रल बजट लिखो, क्योंकि अभी यूनियन जैसा कंसेप्ट नहीं आया है। सेंट्रल बजट जो केंद्रीय बजट है एंड स्टेट बजट, यानी कि जो राज्य का बजट है, सेपरेटेड। तो केंद्रीय बजट से राज्य बजट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यहीं पे अब इतनी बात आई गई है तो याद रखना कि आम बजट यानी कि जो जनरल बजट है और रेल बजट आम बजट और जो रेल बजट है, इनको इंटीग्रेट कब किया गया या किसकी सिफारिश पर एक जो है मर्जब किया गया, इनका इंटीग्रेशन किया गया, तो याद रखना एक्वर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट और आम बजट को मिलाया गया था। और आजकल हमें सॉरी इनको सेपरेट किया गया था, सॉरी बेटा आजकल तो एक कर दिया गया, सॉरी बेटा, इनको सेपरेट किसकी सिफारिश पर किया गया, सॉरी बेटा, इनको सेपरेट किसकी सिफारिश पर किया गया, यानी कि पृथक रेल बजट और आम बजट को किसकी सिफारिश पर, तो याद रखना एक्वर्थ कमीशन के सजेशन पर या एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर इनको क्या किया गया था, अलग अलग किया गया था। और क्वेश्चन पूछा जाए इनको इंटीग्रेट किसके सिफारिश पर किया गया, मिलाया किसके सिफारिश पर गया, तो आंसर होगा विवेक देबरॉय समिति। तो आंसर क्या होगा, विवेक देबरॉय समिति। तो क्वेश्चन 1919 के अधिनियम से केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग किया गया, यह ध्यान रखना है। आम बजट को रेल बजट से अलग कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो एक्वर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर आम बजट को रेल बजट से अलग किया गया और दोनों को मिलाया किसकी सिफारिश पर गया, विवेक देबरॉय समिति। ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। तो किसकी सिफारिश के आधार पर मिलाया गया, तो विवेक देबराय समिति की सिफारिश के आधार पर मिलाया गया। अलग किस पे किया गया था, तो एक्वर्थ समिति, याद रखना है। चलें आगे बढ़े, यहां तक हो गया है। यहां तक हो गया है भैया, आगे बढ़ा जाए। अब देखो सिविल सेवा को इसके बाद बताता हूं, पहले एक दूसरी बात बताता हूं। दूसरी बात बताता हूं, चलिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए द्वैध शासन का
या डायरकी का या डुअल रूल का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा लियोनस कर्टिस। केवल इतना लिखा है द्वैध शासन का जनक, बंगाल का द्वैध शासन ये नहीं लिखा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो द्वैध शासन का जनक किसको बोला जाता है? तो लियोनस कर्टिस को जो है बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए, पहले भी बता चुका हूं, प्रांतों में द्वैध शासन कौन से एक्ट से आया? तो जो 1919 का अधिनियम है, इस 1919 के अधिनियम से डायरकी एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस या प्रांतों में डुअल रूल इन प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन कब आया? 1919 में आया। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। देखो समझो ऐसे कुछ, जैसे मान लीजिएगा ये क्या है? इंडिया है। इंडिया में जैसे मान लीजिएगा 60 से 70% पर ब्रिटिश इंडिया था और 60 टू 70% ब्रिटिश इंडिया था। तो मान लो कि एक ये रीजन है कोई जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस का नाम दे रहे हैं, यहाँ पे कोई रीजन है इसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये सीधे सीधे संयुक्त प्रांत है या जो है आपका जो यूनाइटेड प्रोविंस है या केंद्रीय प्रांत है। तो मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ये सब क्या है? अंग्रेजों का है। तो है क्या पूरे इंडिया के लेवल पर, ओवरऑल इंडिया के लेवल पर देखा जाए, एक वायसराय जो मेन हेड है, ध्यान से समझना पूरी बात को, और वायसराय मेन हेड है और उसकी क्या है? कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी दो तरीके की है, एक तो कार्यकारी परिषद है और दूसरी क्या है? विधायी परिषद है। यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही विधायी काउंसिल ही आगे चल करके यही क्या है? आजकल संसद कहा जा रहा है इसे। जैसे भारत का राष्ट्रपति, ये पूरा राष्ट्रपति की जो पूरी मंत्रिपरिषद, मोदी और मोदी के मंत्री, और इधर जो है पूरी लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद, ऐसे समझिएगा इस पूरी बात को। ठीक इसी तरीके से मान लो ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलेगा? एक ब्रिटिश गवर्नर अपॉइंट होगा, आज के समय में गवर्नर बोलते हैं राज्यपाल भैया, समझ रहे हो। और ब्रिटिश गवर्नर की जो कार्यकारिणी होगी यानी कि काउंसिल होगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश की विधानसभा भी होगी। चलो, अब ये कार्यकारिणी जो है, इस कार्यकारिणी में कुछ सदस्य जाते थे इस विधानसभा से जो इलेक्टेड मेंबर हैं। समझ रहे हो बात को, कि विधानसभा से जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो जनता ने चुन करके भेजे हैं, वो कार्यकारिणी में पहुंच रहे हैं, और खुद गवर्नर ने खुद से जो अपॉइंट किए हैं वो भी इसके मेंबर हैं। ऐसे समझिएगा। समझ पा रहे हो बात को, कि भाई साहब जो ब्रिटिश गवर्नर है, ये ब्रिटिश गवर्नर की जो काउंसिल है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो काउंसिल है, कार्यकारिणी है। तो इस कार्यकारिणी में जो विधायिका में जिस पार्टी को बहुमत मिला है उस पार्टी के मंत्री बन करके जाएंगे, और कुछ गवर्नर भी क्या करता था? अपनी तरफ से क्या करता था? अपॉइंट करता था। और ये कार्यकारिणी ही पूरी तरीके से क्या करेगी? इस प्रोविंस में पूरा जो भी कामकाज है वो सब इसी को देखना है। किसको देखना है? जो गवर्नर की काउंसिल है, इस गवर्नर की काउंसिल को ही इस सारी चीजों को क्या करना है? देखना है। पक्का ये बात यहां तक क्लियर है सभी को? इतना समझ पाए हैं सभी लोग? इसमें कोई दिक्कत नहीं? पता हो पहले बेटा, तभी आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? तो मतलब इस चीज का अगर मैं क्रक्स निकालूं तो क्रक्स ये निकल के आ सकता है कि जो गवर्नर की जो काउंसिल के मेंबर हैं
ये मेंबर हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ मेंबर तो विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ मेंबर जो है रिस्पॉन्सिबल यानी कि किसके लिए उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के लिए, और कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिन्हें विधानसभा से कुछ लेना देना नहीं है। तो सम ऑफ देम जो है रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर और विधानसभा, और कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिन्हें कोई मतलब नहीं है विधानसभा से, वो जनता से उनका कोई मतलब नहीं है, वो सीधा गवर्नर के आदमी है। ये हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? ये समझ पाए आप लोग? अब देखो 1919 का जो अधिनियम है, इस 1919 के अधिनियम में जो स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि जिन चीजों पे राज्य का अधिकार है, वो जो विषय है, जिन चीजों पे राज्य की सरकार डिसीजन ले सकती है, उन सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एक तो जो है कहीं ना कहीं जो है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, यानी कि आरक्षित विषय, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट यानी कि हस्तांतरित विषय। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि हस्तांतरित विषय। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, और द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो कैटेगरी में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। एक तो जो है हमें देखने को मिल रहे हैं आरक्षित विषय, और दूसरे हमें जो देखने को मिल रहे हैं उन्हें क्या बोला जा रहा है, हस्तांतरित विषय बोला जा रहा है। पहले इतनी बात क्लियर है? तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द टू पार्ट्स, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। क्लियर? रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड ये दो ग्रुप में क्या कर दिया गया, कहीं ना कहीं जो है डिवाइड कर दिया गया। बढ़े आगे। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जैसे जो आरक्षित विषय हैं, उन आरक्षित विषय में जैसे हमें देखोगे वित्त यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, मिनरल यानी कि खनिज, तो वित्त राजस्व खनिज, जेल, गृह, होम डिपार्टमेंट या होम अफेयर्स, जेल, गृह, पुलिस, छापाखाना, प्रिंटिंग, छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग, ये देखने को मिलेगा। जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो हस्तांतरित विषय में हमें क्या देखने को मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, इरिगेशन। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मनोरंजन, ये किस में डाले गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डाले गए। हाँ, एग्रीकल्चर, ये किस में डाले गए, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास। अब देखो, अब यहां से असली गेम समझो आप। सब्जेक्ट पहले समझ में आ गया कौन सी कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का मामला क्लियर हो गया है। हाँ, मलाई मलाई अपने पास में रख लिए।
अभी समझो। अब क्या किया गया, ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं किनको दिए गए, ऐसे मंत्री who are responsible toward the legislature, जो विधायिका या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। तो ये सब काम किनको दिए गए, जो जनता के द्वारा जो है, जनता द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, उन लोगों को क्या दिए गए, ये सब्जेक्ट दिए गए। जबकि ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो हैं वो गवर्नर की कार्यकारिणी के ऐसे सदस्य जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे या विधानसभा के प्रति, तो जनता को इन्हें जवाब देना ही नहीं था, गवर्नर अपनी मनमानी कर रहा था। तो एक तरीके से प्रोविंसेस में ये डायरकी का सिस्टम इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा। प्रोविंसेस में मतलब ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, मतलब गवर्नर के प्रति उत्तरदायी लोगों को, ऐसे लिख सकते हो, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी लोगों को। अब समझ में आया ये प्रांतों में द्वैध शासन क्या है, एक्चुअल में डायरकी इन प्रोविंसेस का मतलब क्या है, ये क्लियर हुआ बेटा? प्रांतों में द्वैध शासन का एक्चुअल मतलब क्या है? हो गया? चलिएगा यहां से आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक मामला मैंने कहा था जब 1919 का अधिनियम पढ़ाऊंगा तब सिविल सेवा के बारे में भी आपको बताना है। मैंने कहा था कि जब मैं आपको 1919 का अधिनियम पढ़ाऊंगा तब सिविल सेवा के बारे में भी बताना है। तो वो भी देखते हैं हम लोग। कितना हो गया? तो पहला पॉइंट क्या बताया था, पहला पॉइंट बताया था बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल से स्टेट बजट को सेपरेट कर दिया गया। डायरेक्ट इलेक्शन और वुमेन जो है वोटिंग राइट का प्रोविजन आया, ये देखने को मिलेगा। प्रांतों में द्वैध शासन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगर आप देखोगे कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, यही साइड में ये सब चीजें नोट करना है। तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा जरा। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, ये हमें देखने को मिलेगा। सिविल सेवा का जनक जो है, कलेक्टर पद का जो है इन्हीं भाई साहब ने जो है कॉइन किया था। पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है?
1919 के अधिनियम में पहला पॉइंट में ये केंद्र के लेवल पर भी